नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के संघ गाथा में आपका स्वागत करता हूं। कौन होते हैं ये प्रचारक? ना कोई पद, ना कोई प्रचार, फिर भी पूरे देश में इनकी चर्चा क्यों होती है? ये कौन लोग हैं जो अपना घर, परिवार, करियर और व्यक्तिगत सपने छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां लक्ष्य का नाम है राष्ट्र सेवा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस महान परंपरा में प्रचारक कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा समर्पित जीवन है जो खुद को मिटाकर समाज को गढ़ने में लग जाता है। एक ऐसी दुनिया है जहां व्यक्ति अपनी पहचान से ऊपर उठकर एक विचार बन जाता है और उसका हर कदम, हर प्रयास केवल समाज को जोड़ने और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए समर्पित होता है। आज हम जानेंगे इस अनसुनी, अनदेखी दुनिया को, जहां नाम नहीं बल्कि त्याग ही सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। अर्थात आज का एपिसोड है संघ के प्रचारकों पर। मैं समय हूं। मैंने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है, संस्कृतियों को खिलते और बिखरते देखा है, और मैंने यह भी देखा है कि हर युग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं। वे इतिहास के पन्नों में अक्सर नाम के साथ नहीं बल्कि अपने कर्मों के प्रभाव से दर्ज होते हैं। भारत की इस महान परंपरा में एक ऐसी ही साधना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की। ये वे लोग हैं जो जीवन को केवल जीते नहीं बल्कि उसे एक मिशन में बदल देते हैं। अपने व्यक्तिगत सपनों, सुविधाओं और आकांक्षाओं को पीछे छोड़कर ये राष्ट्र को ही अपना परिवार मान लेते हैं। न कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, न कोई प्रसिद्धि की चाह, बस एक निरंतर प्रयास समाज को जोड़ना, संस्कारों को जीवित रखना और राष्ट्र को सशक्त बनाना। आज की इस गाथा में हम उसी अनकहे, अनदेखे जीवन को समझने का प्रयास करेंगे, जो बाहर से साधारण दिखता है लेकिन भीतर से असाधारण त्याग और तपस्या की कहानी समेटे हुए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा संस्कारित अनेक स्वयंसेवक उनके द्वारा संघ कार्य प्रारंभ करने हेतु देश के विभिन्न भागों में भेजे गए। उन्हीं में से एक माननीय मोरेश्वर राघव उपाख्य मोरू भाऊ मुंजे हम सब के लिए एक परिचित नाम है, लेकिन कम लोग ही यह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो भव्य मंदिर आज खड़ा दिखाई देता है, उसकी नींव के वह एक सुदृढ़ पत्थर है। मोरू भाऊ आयु के 11वें वर्ष में ही संघ संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के संपर्क में आए। पूजनीय डॉक्टर जी के परिस स्पर्श से जिन युवाओं का जीवन धन्य हो गया, मोरू भाऊ उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे। वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता एवं पुणे की चित्रशाला प्रेस के संचालक स्वर्गीय वसंतराव देवकुले के अनुसार पूजनीय डॉक्टर जी मोरू भाऊ को बहुत चाहते थे तथा स्थान स्थान पर उनकी कहानियां सुनाते थे। इस अवधि में उन्होंने डॉक्टर साहब के संदेश वाहक का काम किया। डॉक्टर साहब के संदेश ले जाने के कारण उनको सर्वश्री धर्मवीर डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर ना भा खरे, लोकनायक बापूजी अणे, डॉक्टर सावरकर आदि महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नागपुर और महाराष्ट्र के बाहर संघ शाखाओं के विस्तार के लिए डॉक्टर साहब ने पूर्णकालिक कार्यकर्ता भेजे। पंजाब में खाकसार नाम से कट्टरवादी मुसलमानों का संगठन कार्य कर रहा था, अतः सबसे पहले पंजाब में पूर्णकालिक कार्यकर्ता भेजने का निश्चय हुआ। तदनुसार 3 स्वयंसेवक यथा मोरू भाऊ मुंजे, राजा भाऊ पातुरकर और कृष्णाजी जोशी लाहौर भेजे गए। राजा भाऊ पातुरकर का कार्यक्षेत्र लाहौर तय किया गया
कृष्णाजी जोशी का सियालकोट तथा मोरू भाऊ का रावलपिंडी। यह कार्यकर्ता 1937 में भेजे गए थे। तब तक पश्चिमी पंजाब के सभी जिले मुस्लिम बहुल हो गए थे। मोरू भाऊ ने जिन क्षेत्रों में संघ कार्य प्रारंभ किया, वहां जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत बहुत अधिक था। रावलपिंडी 80%, गुजरावाला 70.4%, शेखुपुरा 63.6%, झेलम 89.5% एवं डेरा गाजी खान 88.9%। 2 बार मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मोरू भाऊ पर सशस्त्र हमला किया, लेकिन दोनों बार वह शक्ति तथा युक्ति से अपना बचाव करने में सफल रहे। मोरू भाऊ तथा अन्य प्रचारकों ने 1937 में पंजाब में जो कार्य प्रारंभ किया था, उसके परिणाम स्वरूप 1947 में देश के विभाजन के समय पंजाब में स्वयं सेवकों की संख्या 47,000 हो गई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में शरणार्थी सुरक्षित भारत पहुंच सके। लाहौर और रावलपिंडी में उन्हें देवता स्वरूप भाई परमानंद, पंजाब के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर सिकंदर हयात खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मास्टर तारा सिंह से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मोरू भाऊ का कार्यक्षेत्र 1941 में रायपुर किया गया। वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रांत में उन्होंने संघ कार्य प्रारंभ किया। 1943 में उन्हें जबलपुर भेजा गया। वह 1943 से 1945 तक जबलपुर में प्रचारक थे। पारिवारिक कारणों से वह 1945 में पूर्णकालिक प्रचारक के कार्य से मुक्त हो गए। 1946 में वह जबलपुर के महाराष्ट्र विद्यालय में शिक्षक बने। इसी वर्ष उनका कुमुद अभ्यंकर से विवाह हुआ। गांधी जी की हत्या के बाद 4 फरवरी सन 1948 को वह बंदी बनाकर जबलपुर के केंद्रीय कारागार में रखे गए। 7 माह बाद उन्हें रिहा किया गया। संघ पर लगा प्रतिबंध हटे, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया। 23 दिसंबर सन 1948 को उनके नेतृत्व में 52 स्वयंसेवकों ने बड़े फुहारे पर सत्याग्रह किया। वह उसी दिन फिर से बंदी बनाए गए। अन्य सत्याग्रही लगभग 1 माह में रिहा किए गए, लेकिन मोरू भाऊ को 7 जुलाई सन 1949 को रिहा किया गया। कारागार से रिहा होने पर उन्हें भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। न दैन्यम न पलायनम के अनुसार वे परिस्थितियों से लड़े। इस अवधि में उन्हें जीवन यापन के लिए छोटे छोटे काम करने पड़े। अंततः उन्हें 1953 में मुंबई की एक प्रख्यात कंपनी में नौकरी मिली। उन्होंने 1953 से 1976 तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नौकरी की। प्रचारक पद से मुक्त होने पर भी वह आजीवन संघ स्वयंसेवक बने रहे। उन्होंने संघ में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। उनकी पत्नी श्रीमती कुमुदनी मुंजे भारतीय जनसंघ की अग्रगण्य महिला कार्यकर्ता बनी। उन्हें भारतीय जनसंघ की मध्य प्रदेश में पहली महिला कार्यकारिणी सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। सेवानिवृत्ति के पश्चात मोरू भाऊ कुछ वर्षों के लिए फिर से संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बने। उन्हें संभाग प्रचारक बनाया गया। मोरू भाऊ डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंडल जबलपुर के संस्थापक सदस्य एवं अनेक वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। केशव कुटी के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानों का आयोजन किया। 80 वर्ष की आयु में आपने डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंडल जबलपुर के अंतर्गत रुग्ण वाहिका तथा शव वाहन के संचालन हेतु धन संग्रह किया था। 23 अक्टूबर 1977 को उनका 60वां जन्मदिन पूजनीय बाला साहब देवरस की उपस्थिति में मनाया गया था। अयोध्या में आपने कार सेवा में भाग लिया था। आंदोलन की व्यवस्था हेतु बाद में वह 4 माह मनीराम छावनी अयोध्या में रहे थे। मोरू भाऊ विश्व हिंदू परिषद में प्रदेश कोषाध्यक्ष और बाद में प्रदेश मंत्री थे। प्रदेश कोषाध्यक्ष रहते हुए आपने प्रांतीय कार्यालय कार्तिक अपार्टमेंट में
एक अतिरिक्त फ्लैट खरीदने हेतु धन संग्रह किया था। माननीय हो वे शेषाद्री की सूचना पर 84 वर्ष की आयु होने पर भी एक सप्ताह बेंगलुरु का प्रवास करके वहां पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार का जीवन चरित्र तथा संघ का प्रारंभिक इतिहास कथन किया था। संघ के अनेक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जबलपुर में उनसे भेंट करते रहते थे। 91 वर्ष की आयु में हृदयाघात से इस आद्य प्रचारक का 8 दिसंबर सन 2007 को निधन हुआ। एक एक कर सभी प्रारंभिक प्रचारक निज धाम चले गए, लेकिन परम पूजनीय सरसंघ चालक के मार्गदर्शन में वर्तमान प्रचारक और स्वयंसेवक निरंतर ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं। राष्ट्र जीवन में व्याप्त अंधकार मिट रहा है, सुबह हो रही है। प्रचारक केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक चलता फिरता संगठन होता है। वह जहां भी जाता है वहां केवल शाखा नहीं लगती, बल्कि एक विचार जन्म लेता है जो धीरे धीरे समाज के भीतर फैलता है। गांव गलियों से लेकर शहरों की भागती जिंदगी तक प्रचारक हर उस जगह पहुंचता है जहां समाज को जोड़ने और दिशा देने की जरूरत होती है। वह युवाओं को संस्कार देता है, अलग अलग कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है और एक ही चेतना पैदा करता है जो केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि आरएसएस का विस्तार केवल संरचना का योजनाओं से नहीं बल्कि उन प्रचारकों की निरंतर मेहनत और समर्पण से जुड़ा हुआ है, जो बिना किसी शोर अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। मैं अभिजीत गोखले महाराष्ट्र से हूँ, संघ का प्रचारक हूँ। 1998 से प्रचारक इस नाते से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र जिसको कोकण कहते हैं वहाँ पर लगभग 2018 तक मैंने अलग अलग दायित्वों में काम किया, संघ का काम किया, संघ के प्रचारक इस नाते से। और 2019 से मैं संघ में जैसे प्रायः होते रहता है कि संघ के प्रचारकों को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में, विविध संगठनों में कार्य के लिए भेजा जाता है आवश्यकता अनुसार। तो मुझे कहा गया 2019 से कि मैं संस्कार भारती में कार्य करूं। तो 2019 से मैं संस्कार भारती में कार्यरत हूं और अभी अखिल भारतीय संगठन मंत्री इस दायित्व पर मैं काम कर रहा हूं। संस्कार भारती में जब आया तो 2019 में मैं 2-3 सालों तक मुंबई केंद्र रखकर काम कर रहा था। 2021 के बाद यहाँ दिल्ली में कला संकुल भवन में मेरा केंद्र है और संस्कार भारती के कार्य इस नाते से देश भर में प्रवास रहता है और संस्कार भारती की सारी संगठनात्मक गतिविधियाँ, प्रशिक्षणात्मक गतिविधियाँ, अन्य सारे कामों को देखते रहता हूँ। मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और कलकत्ता में 7 साल वो प्रचार रहे। संघ का नागपुर के बाहर जो विस्तार हुआ उस सिलसिले में 1939 को उनको कलकत्ता भेजा गया और वहाँ पे पहली संघ शाखा विठ्ठलराव जी पत्की ने शुरू की। उसके बाद हम तो है बॉर्न आरएसएस स्वयंसेवक है और तभी से संघ की प्रेरणा हमको मिली थी। बचपन से हम शाखा में जाते थे और ये डॉक्टर हेडगेवार जो रक्तपेढ़ी है उससे संपर्क में आया जब ब्लड डोनेशन वगैरह करने लगे, कॉलेज में गए तब से। उसके बाद 2010 में डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक का दायित्व मेरे सर पर आया। मेरे को बताया गया कि इसका जो अभी कारोबार जो है वो आपको संभालने का है। यह प्रकल्प एक संघ का सेवा प्रकल्प करके जाना जाता है। एक प्रचारक का जीवन जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण होता है। न उसके पास अपनी कोई स्थायी जगह होती है, न कोई निजी महत्वाकांक्षा। एक बैग, कुछ कपड़े और एक ही लक्ष्य उसकी असली पूंजी होती है। इतिहास गवाह है कि कई प्रचारकों ने आरामदायक जीवन, बड़ी नौकरियां और सुरक्षित भविष्य को छोड़कर इस कठिन रास्ते को चुना। दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रचारक जिन्होंने सादगी और समर्पण को ही अपना जीवन बना दिया, या वो शुरुआती कार्यकर्ता जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर संगठन की नींव रखी,
इन सब की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि प्रचारक का जीवन केवल काम नहीं बल्कि एक तपस्या है। ये लोग किसी मंच का या पहचान के लिए काम नहीं करते, बल्कि चुपचाप समाज के भीतर जाकर एक ऐसी ताकत खड़ी कर देते हैं जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरी मिट्टी ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी सपूत होते हैं जो तलवार या शक्ति से नहीं बल्कि अपने त्याग और सेवा से मेरे आंचल को सशक्त बनाते हैं। मेरे प्रचारक बेटे, वे जो अपने घर परिवार, अपने व्यक्तिगत सुख दुख को पीछे छोड़कर मेरे हर उस कोने में पहुंचते हैं जहां समाज को जोड़ने, संभालने और दिशा देने की जरूरत होती है। उनकी तपस्या में कोई शोर नहीं होता, उनका त्याग मौन होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। वे शिक्षा, सेवा, संस्कार और संगठन के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा भरते हैं। जब समाज में विभाजन की रेखाएं खींचने लगती हैं, जब निराशा और भ्रम का वातावरण बनता है, तब ये प्रचारक आशा की किरण बनकर खड़े हो जाते हैं। वे हर वर्ग, हर समुदाय और हर क्षेत्र को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं ताकि मेरा स्वरूप, एकता और अखंडता हमेशा मजबूत बना रहे। भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आत्मा त्याग और तपस्या में बसती है, लेकिन हर युग में कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो इन मूल्यों को जीकर दिखाते हैं। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर में एक साधारण मेहनतकश परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। एक ऐसा घर जहां रोशनी भी केरोसिन के दिए से आती थी और हर दिन सीमित साधनों में गुजारा होता था। करीब 6 साल की उम्र में वही बालक वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचने लगा। हाथ में उबलती केतली, सामने खड़ी ट्रेन, कुछ ही मिनटों में कई गिलास भरकर बेचने होते थे, क्योंकि इसी से घर का गुजारा चलता था। और इसी रोजमर्रा की भागदौड़ में वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो सीख रहा था जिम्मेदारी, मेहनत, संघर्ष। दिन में स्कूल और शाम को काम, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इस सादगी के बीच उसके भीतर एक बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। 17 वर्ष की उम्र में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आसान नहीं था। बिना यह जाने कि आगे क्या होगा, उसने घर छोड़ दिया। पीछे छूट गया परिवार, मां का स्नेह और एक तय जीवन। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना, क्योंकि उसके भीतर एक सवाल था, मैं क्या कर सकता हूं? अगले कई साल वो हिमालय की ओर निकल पड़ा। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, आश्रम, गुफाएं, कहीं ठहराव नहीं, सिर्फ तलाश। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान, ध्यान और साधुओं की सेवा, यही उसका जीवन बन गया था। इन्हीं वर्षों में स्वामी विवेकानंद के विचारों और रामकृष्ण मिशन के संतों का प्रभाव उस पर गहराई से पड़ा। बेलूर मठ, अल्मोड़ा और राजकोट जैसे स्थानों पर संतों से हुई मुलाकातों ने उसकी सोच को नई दिशा दी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने संन्यास लेने की इच्छा जताई, लेकिन राजकोट में स्वामी आत्मस्थानंद जी ने उसे साफ कहा, तुम्हारा रास्ता समाज के बीच है, लोगों की सेवा में है, एकांत में नहीं। एक बार एक प्राकृतिक आपदा के दौरान वो कई दिनों तक गांव जाकर लोगों की सेवा में जुटा रहा। उसी अनुभव ने उसे सिखाया, सच्चा संतोष लेने में नहीं, देने में है। इन अनुभवों और संतों के मार्गदर्शन ने उसके भीतर यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन का उद्देश्य खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीना है। हिमालय की उस लंबी तलाश के बाद जब वो लौटा तो उसके सामने रास्ता साफ था, संन्यास नहीं, सेवा। हिमालय से लौटने के बाद उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्ग अपनाया, जहां सेवा को संगठन के साथ जोड़कर समाज के लिए काम किया जाता है। यहीं से उसकी यात्रा जुड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। साल 1971 से 72, करीब 21 वर्ष की उम्र में वो एक पूर्णकालिक प्रचारक बन गया। अहमदाबाद का हेडगेवार भवन उसकी कर्मस्थली बना, जहां उसके व्यक्तित्व और विचारों की मजबूत नींव तैयार हुई। सुबह शाखा, दिन भर संगठन का काम और रात को लालटेन की रोशनी में नोट्स और योजना तैयार करना। न कोई निजी जीवन, न कोई सुविधा, सिर्फ अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण। ट्रेन और बसों में सफर, गांव-गांव जाकर
लोगों को जोड़ना, समाज को संगठित करना और राष्ट्रहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, यहीं से एक मजबूत संगठनकर्ता तैयार हो रहा था। फिर आया वर्ष 1975। देश पर आपातकाल लगा, संगठन पर प्रतिबंध, नेताओं की गिरफ्तारी और हर तरफ डर का माहौल। लेकिन इसी दौर में इस युवा प्रचारक ने भूमिगत संघर्ष शुरू किया। रात के अंधेरे में पर्चे छापना, उन्हें ट्रेनों के जरिए पूरे गुजरात में फैलाना और पुलिस से बचते हुए एक नेटवर्क बनाए रखना, यही उसकी जिम्मेदारी बन गई। कभी साधु का वेश, कभी सिख बनकर सफर, हर कदम पर खतरा था, लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं था। वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, वो लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा था। आपातकाल खत्म हुआ, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक दौर नहीं था, यह उसकी पहचान बन चुका था। 1978 में उसे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एक क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में, जहां उसे पूरे क्षेत्र की योजना और कार्य संभालना था। इसके बाद 1980 के दशक में उसका काम और बढ़ा। अब वो सिर्फ काम करने वाला नहीं, बल्कि काम को दिशा देने वाला बन चुका था। योजना बनाना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना और संगठन को विस्तार देना, यही उसकी भूमिका बन गई। इसी दौरान संगठन ने एक और बड़ा फैसला लिया। वर्ष 1987 में उसे भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया, ताकि समाज में किया गया काम अब राजनीति के जरिए और व्यापक रूप ले सके। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव उसके लिए पहला बड़ा मौका था। उसने बूथ स्तर तक योजना बनाई, हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी और नतीजा एक निर्णायक जीत। अब उसकी पहचान बदल रही थी। वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, एक रणनीतिकार बन चुका था। इसके बाद जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती गईं। 1995 में उसे राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दी गई और 1998 में वो संगठन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गया, जहां से वो बड़े स्तर पर निर्णय और योजना बनाने लगा। हिमालय की खोज से संगठन की तपस्या तक एक लंबा सफर तय हो चुका था। एक ऐसा सफर जिसने उसे सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि नेतृत्व करना सिखा दिया था। जब हम प्रचारक को समझते हैं तो यह केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन जाता है। एक ऐसा जीवन जहां व्यक्ति अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जीता है, जहां व्यक्तिगत पहचान से ज्यादा महत्व उसके योगदान का होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस परंपरा ने ऐसे अगणित प्रचारक दिए, जिन्होंने बिना किसी शोर, बिना किसी अपेक्षा के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक नींव को मजबूत कर दिया है। शायद यही कारण है कि लोग इतिहास के पन्नों से भले कम दिखाई दे, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका हमेशा गहराई से महसूस की जाती थी, की जाती है और की जाती रहेगी। क्योंकि उन लोगों ने केवल समय के साथ चलने नहीं, कुछ लोगों को आगे लेकर जाने, कर्म सिद्धांत समझाने और कर्म में लगाने का काम किया है। सरसंघचालक परिवार के मुखिया की तरह होता है। डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी भूमिका को संघ के सामने रखकर अपने लोकतांत्रिक चरित्र, व्यवहार और आदर्श को संघ में परंपरा के रूप में स्थापित किया। स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने और उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए संघ शिक्षा वर्ग की योजना लागू की गई। ओटीसी के नाम से प्रचलित इस प्रशिक्षण की शुरुआत 1929 में की गई। 4 साल बाद डॉक्टर हेडगेवार ने उन प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को, जो संघ के कार्य के लिए स्वेच्छा से पूर्ण समय देने के लिए तैयार रहते थे, प्रांत और प्रांत से बाहर कार्य के विस्तार के लिए भेजा। ऐसे सुप्रशिक्षित स्वयं सेवकों को प्रचारक की संज्ञा दी गई। संगठन की संरचना में प्रचारक ध्रुव की तरह कार्य करता है। नाम मेरा कश्मीरी लाल है। 74 साल पहले जब पैदा हुआ था, तब कश्मीर फाइल नाम की कोई मूवी नहीं पॉपुलर हुई थी। तब भी माँ बाप ने अखंड भारत को मानते हुए मेरा नाम कश्मीरी लाल रखा। हरियाणा में अम्बाला में जन्म हुआ और संघ के संपर्क में तो थोड़ा अधिक आता रहा, पर 1975 के अंदर मैंने प्रथम वर्ष किया। तब कोई मैं रेगुलर सुनसेक नहीं था, रेसलिंग वगैरह का, कुश्ती का शौक़ था, उधर रहता था। भाई जा रहा था, उसके साथ में मैं चला गया। तब प्राथमिक शिक्षा वर्ग अनिवार्य नहीं होता था। वहाँ पर इमरजेंसी लग गई, घोषित हो गई और एकदम कार्यप्रणाली बदल गई
मैं बहुत सक्रिय हो गया। मेरा घर क्योंकि नया था इसलिए सीआईडी की निगाह नहीं रहती थी, तो बड़े बड़े अधिकारी उस समय के वो मेरे आवास पर रुकते थे। तो उन्हीं की कृपा से संघ में और ज़्यादा सक्रिय होने का और ज़्यादा संघ को समझने का ये काम हुआ। घर में क्योंकि बड़ा था इसलिए कुछ जिम्मेवारियां थी। शौक हमारे थोड़े कम है क्योंकि घर में सबसे बड़े हम हैं। 1984 में मैं प्रचारक निकल गया। तब तक 79 तक मैंने तृतीय वर्ष कर लिया था और उसके बाद प्रचारक निकला और 2000 यानी 7 तक कई दायित्व रहे। जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, हरियाणा में सह प्रांत प्रचारक रहा, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर एक प्रांत होता था हिमगिरी, उसमें मैं हिमाचल को देखता था सह प्रांत प्रचारक के नाते, और पंजाब में 2000 सन में आया और वहीं पर प्रांत प्रचारक बाद में बना। 2007 में स्वदेशी जागरण मंच में हुआ और ये अभी तक चल रही है। ये छोटी सी मेरी यात्रा है। तो आज के एपिसोड में हमने संघ के सबसे रहस्यमय समझे जाने वाले लेकिन खुले किताब के तरह उपलब्ध संघ के प्रचारकों के जीवन को, कार्य को और उनके उपलब्धियों को समझाया। आशा करिए आप भी जीवन में प्रचारक बने और जीवन में न बन सके तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भारत माँ की सामने बढ़ती चुनौतियों को दूर करने के लिए अगले जीवन में प्रचारक बनने का भगवान हमको अवसर दे। सभी प्रचारकों के अज्ञानी कितने हुए उन सभी को आज हम इस सुदर्शन के संघ गाथा के मंच से बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके समर्पण को अपना शीश झुकाकर वंदन करते हैं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा